हाय गाइस, मैं हूं दीपक कुमार एंड आज के दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग नेटवर्क थ्योरी के लेक्चर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों पढ़ते हैं। तो आपको ये बता दूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये एक पावरफुल मेथड है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। और जब हम लोग सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और केवीएल केसीएल लगाते हैं तो उसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का रिलेशन आता है और उसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं और इस ट्रांसफॉर्म को यूज करके हम लोग तीन काम करते हैं जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए। पहला क्या, जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे ट्रांसफॉर्म कर ले एस डोमेन में। एस डोमेन मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले या कोई और ट्रांसफॉर्म ले ले और पहले ट्रांसफॉर्म कर ले। उसके बाद कन्वेंशनली उसको सॉल्व करे इस तरह कि उसका इन्वर्स लेना आसान होता है। उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप में उसका इन्वर्स ले लेते हैं और हम लोग उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग करते क्या है, सपोज करें कि हमारे पास एक फंक्शन है टाइम डोमेन में ft और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये हमारा रिलेशन है। किसी भी फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो उसको इंटीग्रेट करना है 0 से इंफिनिटी तक और साथ में मल्टीप्लाई करना है e टू द पावर माइनस ऑफ st dt। और ये s क्या है, s यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन है जिसको इक्विवेलेंट है जो सिग्मा प्लस जे ओमेगा के। समटाइम्स हम लोग इसे ट्रांसफॉर्म वेरिएबल और एस डोमेन भी कहते हैं। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ डिफरेंट फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। So here we need to find Laplace transform of unit step function. First of all, what is unit step function? There is also a function, step function. So what is a step function? I am telling you. If the value of function is something c, this is ft, something c for t greater than 0, this function is called step function. But अगर ये c का वैल्यू 1 हो जाए तो उसे बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि t के ग्रेटर देन 0 होने से फंक्शन का वैल्यू अगर कोई कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 रियल नंबर होगा तो वो क्या होगा, स्टेप फंक्शन होगा। लेकिन एक स्पेशल केस जब c का वैल्यू 1 होगा तो उससे क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो आगे देखते हैं उसका ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है कि यूनिट स्टेप फंक्शन जो t ग्रेटर देन 0 के लिए उसका वैल्यू 1 है। हमारे पास एक ही रिलेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए, जो भी हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे आएगा ये वाली जगह पे और उसका इंटीग्रेट करना है टाइम के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो fs ये बस डिनोट कर रहा है fs, जैसे कि टाइम फंक्शन में हम लोग ft लिख रहे हैं तो हम लोग s डोमेन में उसको fs से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है ut यूनिट स्टेप फंक्शन को ज्यादातर हम लोग ut ही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ut e टू द पावर माइनस ऑफ st dt। ओके, दिस इज कॉमन इज एवरी ट्रांसफॉर्म, ओनली चेंज इज व्हाट, केवल ये जो है फंक्शन वो चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, और इसका वैल्यू डाल देते हैं। t ग्रेटर देन 0 की वैल्यू क्या है, 1। वैल्यू किसका है, 1। जब 1 डाल दिए तो ये क्या वैल्यू बन गया, e टू द पावर माइनस ऑफ st। और आपको पता होगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
e to the power x and e to the power ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये क्या होता है e to the power ax अपॉन a। सिमिलरली अगर a निगेटिव होगा तो माइनस यहाँ पे एक आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या था s एंड t तो मेरा फंक्शन है, तो क्या होगा s जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा और एक क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी। अब क्या होगा अगर हम लोग इन्फिनिटी डालेंगे इस पे तो क्या होगा e टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी एंड किसी भी चीज किसी भी कांस्टेंट हो उसके पावर में अगर माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो क्या होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए उसका वैल्यू क्या होगा 0 एंड देन अगेन माइनस। और अब कौन सा वैल्यू रखेंगे 0 और जब 0 रखेंगे e टू द पावर 0 क्या होगा 1, तो 1 अपॉन ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो गया है, तो क्या आया 1 अपॉन s। तो हमें पता चल गया कि कैसे निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है 1 अपॉन s होता है। तो ये हमें याद रखना भी है और आना भी चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है रैंप फंक्शन का। तो सबसे पहले बात होना चाहिए कि रैंप फंक्शन क्या होता है। रैंप फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे समझ लो कि y इज इक्वल टू mx लाइन, बट t केवल ये डिफाइन होता है t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी दिस वन इज ओनली राइट दिस, सो केवल t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होगा ft और वो t होगा, और अगर t 0 से कम होगा उसके लिए क्या होगा इसका वैल्यू 0। तो आपको पता है ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। ये रैंप फंक्शन होता है, अगर m का वैल्यू 1 है तो ये इसको बोलते हैं यूनिट रैंप फंक्शन। सो यहाँ पे यूनिट रैंप फंक्शन ही लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट रैंप फंक्शन ही लिया गया है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है t है, सो x की जगह पे यहाँ पे क्या लिया गया है t और m का वैल्यू क्या है यहाँ 1। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है, केवल चेंज कहाँ पे होगा ये वाले प्लेस पे। तो पहले ut था, अब क्या आ गया ft का वैल्यू क्या था t, तो t लगा दिया यहाँ पे, से इंटीग्रेशन करना है। अब क्या ये u इंटू v का फॉर्म में इंटीग्रेट होगा, बाई पार्ट लगाऊंगा यहाँ पे मैं। सो मान लिया ये हमारा u है एंड ये हमारा v है, सो क्या होगा u इंटीग्रेशन ऑफ v, और अभी अभी पता चला इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर माइनस st अपॉन माइनस s जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ t क्या होगा dt अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ t dt, और ये जो होता है उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v हो गया इसका इंटीग्रेशन जैसे कि यहाँ पे हुआ था, और फिर से वापस से इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक 0 से इन्फिनिटी dt। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं क्या करूंगा यहाँ पे इन्फिनिटी डालूंगा तो क्या होगा e टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ये क्या वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड जब 0 डालेंगे तो क्या होगा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें कि लिमिट ले सके पहले वाला केस में, लिमिट ऑफ t टेंड टू इंफिनिटी t, एंड ये वाला जो वैल्यू होगा जो नीचे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे
e to the power minus of st t tends to infinity। तो क्या होगा, मैं s है यहाँ पे, मैं इसको भी s लिख ही देता हूँ। अब ये देखो इन्फिनिटी डालो तो क्या होगा, चलिए ये प्लस हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इसमें इन्फिनिटी और बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, तो दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करें तो लिमिट निकल जाएगा इसका, तो ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा और नीचे सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा e टू द पावर st और लिमिट होगा t टेंस टू 0 टेंस टू इन्फिनिटी। और अब अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। सो तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 यहाँ पे कैसे आया, ये वाला। दूसरे केसेस में अगर यहाँ पे 0 डालोगे तो ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा और ये t 0 हो जाएगा, तो 0 और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। एंड ये माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है। और अब मैं इसको बस रीअरेंज कर किया हूँ, 1 अपॉन s लिख लिया और ये वाला वैल्यू जो था एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब इसका ये वाला तो कांस्टेंट है, चलो ये बाहर आ जाएगा और इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, सो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिमिलरली यही पहले से करते आ रहे हैं, e टू द पावर माइनस ऑफ st अपॉन माइनस ऑफ s जो माइनस जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 से इंफिनिटी इसका फिर से लिमिट होगा। अब क्या होगा, जब इंफिनिटी डालूंगा तो इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये वाला माइनस है एंड माइनस फिर से होगा क्योंकि लोअर लिमिट डाल रहा हूँ, तो ये प्लस हो गया और पहले से s भरा हुआ है, ये s एंड s स्क्वायर हो गया एंड e टू द पावर 0, यहाँ पे t का 0 डालेंगे तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, रैंप फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 अपॉन s स्क्वायर होगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पे रैंप फंक्शन है ft इक्वल टू 1 टाइम्स t है, ft इक्वल टू t था, अगर मान लो ft जो होता k टाइम्स t होता, समथिंग kt और t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो क्या होता, सिमिलरली जैसे ये सॉल्व किया था अभी वैसे ही होता, बस ये क्या होता, ये k मल्टीप्लाई में आ जाता, यहाँ पे k आ जाता, यहाँ पे k आ जाता, समझ गए, यहाँ पे k आता और k यहाँ भी आता, k यहाँ भी आता, k यहाँ भी आता। तो फाइनली जो लास्ट टाइम में आता k वो केवल मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, तो क्या आता है इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ kt, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, k सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड s स्क्वायर नीचे होगा, तो वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल कांस्टेंट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसी तरह यूनिट स्टेप था, जो यूनिट स्टेप ना होकर अगर स्टेप फंक्शन होता ut, सपोज ut के जगह पे यहाँ पे ft इक्वल टू ct होता, तो क्या होता, सॉरी c होता फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, अगर केवल c होता, c जैसे कि मान लो 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर c होता तब क्या होता, सिमिलरली जैसे अभी बताया इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता, जैसे कि 1 था यहाँ पे ut इक्वल टू 1, तो क्या आ रहा था हमारा 1 अपॉन s, अगर ut 1 की जगह पे यहाँ पे c होता कोई, तो सिंपली यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेते, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c कोई कांस्टेंट है मान लो 5, तो उसका क्या होगा c अपॉन s हो जाएगा, ठीक है। जैसे c अगर 5 होगा तो क्या होगा, c अगर 5 होगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 क्या होगा 5 अपॉन s, डू नॉट कंफ्यूज, दिस इज 5 एंड दिस इज s, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। दिस इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to the minus t for t greater than 0. This is the graph of e to the minus of at. सो इसका ग्राफ हम लोग इसका ट्रांसफॉर्म निकालेंगे कैसे? बस सेम ही एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, केवल जो ft है वो चेंज होता रहेगा। अब इस बार ft का वैल्यू क्या है? ft, ये कंफ्यूज मत होइए कि हर जगह मैं fs लिख रहा हूँ, fs डिनोट कर रहा हूँ। अलग अलग केस में fs का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि ft अलग अलग चेंज हो रहा है उस तरह से fs चेंज हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना कि fs जो है एक फिक्स होता है, फिक्स नहीं होता। बस डिनोट कर रहे हैं कि जब s डोमेन में आ गया, जब टाइम डोमेन में था तो ft था, ft लिख रहे थे। जब s डोमेन में आ गया तो हम उसको fs लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि fs एंड fc है क्या, ठीक है। तो ft अब इस बार चेंज हो गया किसमें? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e टू द पावर माइनस ऑफ 80। अगर e टू द पावर माइनस ऑफ 80 है तो मैंने ft की जगह पे एज इट इज रख दिया। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपको पता है कि जब दो मल्टीप्लाई होता है तो पावर का क्या होगा? पावर ऐड हो जाता है। तो दो चीज का मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर किसी दो सेम वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका पावर जो होगा ऐड हो जाता है। तो क्या होगा? e टू द पावर ऐड कर दिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, सो क्या होगा? s प्लस ए, या आप बोल सकते हो कि a प्लस एस। तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि ये ऐड होकर कैसे आया है। जैसे बता रहा हूँ कैसे होके आया, e टू द पावर माइनस ऑफ st एंड माइनस ऑफ 80 था, t कॉमन लिया और माइनस भी कॉमन लिया तो माइनस ऑफ s प्लस ए एंड t। dt पहले से था, उसका इंटीग्रेशन करना है हमको। अब फिर से होगा e टू पावर s का, तो हमको पता है जो यहाँ पे था वो नीचे चला गया। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा, केवल जो ऊपर में मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ जाएगा? नीचे। माइनस था इसलिए माइनस ले लिया, और ये e टू पावर का e टू पावर s प्लस ए टी का कुछ चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज यहाँ पे होगा। जैसे कि अभी बताया, e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर ए टी का क्या होता है? 1 अपॉन a एंड e टू पावर 80। बस वैसे ही है, यहाँ पे केवल माइनस प्लस खेल रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया s प्लस ए, ठीक है। अब इसमें फिर से लिमिट पुट करना है। लिमिट जैसे इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या होगा? ये वाला टर्म माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया? 0, तो 0 हो गया। जब 0 डालेंगे तो माइनस एक पहले से था और एक और माइनस होगा क्योंकि लोअर लिमिट होगा, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड जब 0 डालेंगे t0 तो e टू द पावर क्या होगा? माइनस 0 या 0 बोलो, तो e टू पावर 0 की क्या वैल्यू क्या होता है? 1। सो यहाँ पे 1 आ गया, 1 अपॉन s प्लस ए। तो हमको पता चल गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e टू पावर माइनस ऑफ 80 है तो उसका क्या वैल्यू आया? उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आया? 1 अपॉन s प्लस ए। बट यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, मान लो यहाँ पे e टू पावर 80 ना देख कर ये दिया हुआ है f इज इक्वल टू ft इज इक्वल टू e टू द पावर kt। तो कुछ नहीं, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा तो क्या होगा? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो बस जैसे कि ये कर रहे थे सिमिलरली वैसे करना है। यहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे माइनस ऑफ a था, वहां पे अब क्या होगा? k होगा, और यहाँ जो माइनस आ रहा था वो माइनस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला प्लस आया, जैसे यहाँ पे माइनस था तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ गया, तो इस बार क्या होगा? यहाँ पे अब माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा। तो फिर सेम टू सेम चला जाएगा, केवल ये वाला क्या होगा? माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जो a था वो चेंज हो जाएगा k में, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा क्या होगा?
1/s माइनस p। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर साइनोसॉइडल फंक्शन का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो क्या करेंगे? सपोज हमको फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। चलो हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, कौन सा? कॉम्प्लेक्स फंक्शन e टू द पावर j ओमेगा टी। ये मेरा ft है, दिस इज माय ft। ओके, इन दिस केस तो आपको पता है, हमको पता है कि e टू द पावर j ओमेगा टी का जो वैल्यू क्या होता है? cos ओमेगा टी प्लस j sin ओमेगा टी। किसी को नहीं पता हो तो कॉम्प्लेक्स जाकर थोड़ा सा देख लेना कि क्या होता है ये। ठीक है, आपने सब लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, मैंने केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया दोनों साइड। अब इधर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज रहेगा यहाँ से, और हम लोग इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे ft क्या हो चुका है? e टू द पावर j ओमेगा t। तो केवल ये वाला आ जाएगा यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। और सिमिलरली e टू द माइनस ऑफ st, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है, केवल st ही है, st ही है। e टू द j ओमेगा t इंटू e टू द माइनस ऑफ st। अब फिर से दोनों वेरिएबल e है, यहाँ पे भी e है, तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा? अब यहाँ पे माइनस एस था तो माइनस एस लिख दिया, और यहाँ पे प्लस जे था, प्लस जे ओमेगा, तो इसके लिए प्लस जे ओमेगा लिख दिया। और टी मेरा मल्टीप्लाई में है, टी क्योंकि कॉमन लिया, दोनों में कॉमन था, तो टी यहाँ पे होगा। फिर से इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे क्या था? अब यहाँ पे नया टर्म आ गया, जहाँ पे ए था वहां पे हो गया जे ओमेगा। ठीक है, ठीक से करते हैं इसका भी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो ऊपर वाला टर्म है वो तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, बट क्या होगा, ये जो नीचे है ये वाला मल्टीप्लाइड में जो t से, वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वो आ गया डिनोमिनेटर में। अब जब मैं इंफिनिटी डालूंगा लिमिट, तो इंफिनिटी डालेंगे तो e टू पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड जब अब यहाँ पे माइनस नहीं था तो इसलिए पहले माइनस था ना पहले से, तो लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस के साथ डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। जब ये 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा एज इट इज इधर हो जाएगा। अगले स्टेप में हमको क्या करना है? रेशनलाइज करना है, ताकि हमको ये कॉम्प्लेक्स जैसे नंबर जैसा फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में आ जाए। ऐसे फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो s प्लस जे ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे देखो, ये -1 था, यहाँ भी देखो -1 था, तो ये माइनस हो गया ऊपर। अब देखो क्या होगा, सिर्फ ऐसे फॉर्म में देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मैंने इसको मारा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या हुआ है। माइनस ऑफ एस स्क्वायर था प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर, जे ओमेगा का स्क्वायर हुआ। लेकिन जे जो था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और जे स्क्वायर जो होगा वो क्या होता है? -1 होता है। तो ये वाला -1 यहाँ पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जे स्क्वायर है, इसका जब जे स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये जे स्क्वायर आया है यहाँ पे माइनस के साथ। अब माइनस में कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस ऊपर प्लस हो गया। अब इसको क्या करें? अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अलग करेंगे तो क्या होगा? ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ए प्लस आई बी मतलब जी आई बी बोले या जे बी बोले, ठीक है, इस फॉर्म में आ चुका है हमारा ये। और इधर क्या था? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ओमेगा टी। जैसे कि एल था, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है? cos ओमेगा टी, और रियल पार्ट RHS में क्या है? साइन, ये वाला
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। दूसरी केस क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी, ये कॉम्प्लेक्स में है तो जो भी राइट साइड में कॉम्प्लेक्स है वो इसको इक्वल होगा। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी किसके इक्वल होगा, ओमेगा, दिस इज नथिंग, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, कोई चाहे तो यहाँ पे माइनस भी लेकर कर सकता है, जैसे यहाँ पे माइनस जे ओमेगा टी लेगा तो क्या होगा, एक यहाँ पे माइनस हो जाएगा और आप फिर से सॉल्व करोगे तो सेम आएगा। आप एक बार करके देखना, प्रोसीजर सेम ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे यूनिट इंपल्स है लेकिन पहले बात करते हैं इंपल्स फंक्शन। इंपल्स फंक्शन होता क्या है, इंपल्स फंक्शन ऐसा होता है कि किसी t इक्वल 0 पे सडनली उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए और कुछ नहीं, जैसे कि आप घूम रहे हो और अचानक से कोई सीटी बजा दिया पी और बंद कर दिया। सो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको इंपल्स बोलते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है, ये फोर्स भी कोई आया आपको और सुई चुभो दिया, ये क्या है, एक इंपल्स है। आपको थोड़ी देर के लिए दर्द होगा और खत्म, वैसे ही होता है इंपल्स फंक्शन कि t इक्वल टू 0 पे उसका कुछ वैल्यू होगा, मान लो कोई के, कोई फंक्शन का मान लो k है, t इक्वल टू 0 पे k वैल्यू है, बट जब ये k 1 हो जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन। जैसे k का कोई अलग वैल्यू है 2 3 4 5 6 तो उसको बोलेंगे क्या, इंपल्स फंक्शन। लेकिन अगर k का 1 वैल्यू हो जाए तो उसे बोलते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन। सो यहाँ पे हम लोग कंसीडर क्या है कि यूनिट इंपल्स फंक्शन जिसका वैल्यू 1 है तो t जोड़ 0 के अदरवाइज 0। अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ft था अब del t हो गया है तो del t को मैंने जहां रखना था वहां पे एज इट इज रख दिया। लेकिन दिक्कत ये है कि ये केवल t इक्वल टू 0 पे डिफाइन है, इससे इधर तो डिफाइन है ही नहीं, इससे इधर का वैल्यू तो 0 है। तो यहाँ पे हमको एक लिमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा लिमिट, जैसे मान लो e टू द पावर st है, अगर ये t इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू होगा क्या, t इक्वल टू 0 पे जस्ट लिमिट लेता है t इक्वल टू 0 e टू को माइनस st, जब t का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो क्या वैल्यू होगा, 1 होगा। सो मतलब वहां पे उसका वैल्यू डाल रहा हूं, केवल हम लोग 0 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाकी तो कोई फंक्शन है ही नहीं अदरवाइज। सो 0 माइनस से प्लस तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं del t और इसका जो वैल्यू था वो हमने डाल दिया 1। ठीक है, अब केवल इंटीग्रेट करना है हमको, कहां से कहां तक, -0 से +0 तक, और तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो और कुछ है नहीं, जो एरिया होगा यहाँ पे वही होगा। ठीक है, और उसका जो वैल्यू है स्ट्रिप का वो क्या है, 1 है, तो इसका वैल्यू जो होगा हमारा 1 हो जाएगा। सो यूनिट स्टेप का यूनिट इंपल्स फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और हम फिर बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे चलो मान लेता हूँ कि यहाँ पे इंपल्स फंक्शन के 1 ना होकर कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू 1 की जगह पे del t का वैल्यू जो था वो कोई t होता। ठीक है, तो क्या होता, सिंपली यहाँ पे जैसे यहाँ del t तक आया है, del t तक तो यहाँ भी आता, बस केवल t पे जो वैल्यू होगा वही तो लिखना है, सॉरी t इक्वल टू 0 पे, तो जो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू होगा, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे p है और t इक्वल टू 0, तो हम उसे लिख देंगे यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वैल्यू, तो इसका लाप्लास जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास p हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेरिवेटिव। एक डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, अगर उसको हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ते हैं। डेरिवेटिव को हम लोग प्राइम से भी डिनोट करते हैं, प्राइम t, या उसको डी एफ टी अपॉन डी टी भी बोलते हैं। ठीक है,
तो चलो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमारा एफ टी है, उसका एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एस है, तो एफ टी का वैल्यू जैसे हम लोग एच डी डालते थे वैसे ही डाला यहाँ पे एफ टी 0 to infinity e to power minus of st dt। अब हम लोग क्या बाई पार्ट लगाते हैं यहाँ पे, इसे यूज मानते हैं यानी इसे भी मानते हैं। आपको पता है बाई पार्ट में क्या होता है, बाई पार्ट क्या होता है, u इंटू वी, यू वी होता था, उसको क्या लिखते थे, u इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v एंड माइनस ये प्राइम u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन एंड होल का फिर से इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है। जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है t के फॉर्म में है तो t, या x के फॉर्म में है तो x। तो यहाँ पे t है तो इसलिए मैं t लिखा हूँ, ठीक है, ये होता था। सिमिलरली वैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे ये u इसे माना ft को एंड v इसे माना e टू द माइनस ऑफ st को। अब क्या करते हैं, बाई पार्ट लगाते हैं, fx इक्वल टू क्या होगा, ft, u तो u ऐसे ही रहेगा एंड v का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, v का इंटीग्रेशन अभी तक तो इसे पढ़ते आए हैं, e टू द माइनस ऑफ st का इंटीग्रेशन e टू द माइनस ऑफ st अपॉन s, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए एक माइनस यहाँ पे आ गया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट था तो इसलिए मैं लिमिट पुट कर दिया इंफिनिटी तक एंड माइनस फिर से। अब ft का क्या होगा, यहाँ पे प्राइम है, ये एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, f प्राइम t है, f प्राइम t, दिस इज t, ओके, f प्राइम t एंड फिर v का इंटीग्रेशन होगा, सो v का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे, ये रहा v का इंटीग्रेशन e टू द माइनस ऑफ st अपॉन s, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट माइनस साइन था इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया, और dt क्योंकि इस पूरे को इंटीग्रेट करना है तो dt यहाँ पे आ गया। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है, यही तो फाइंड करना है, अगर डेरिवेटिव का हमको लाप्लास फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव यहाँ होगा और s केवल यहाँ पे आ गया ना, तो s बाहर ले लेता हूँ, और ये देखो 0 टू इंफिनिटी f प्राइम t e टू द माइनस ऑफ st, यही तो फाइंड करना है हमको, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे s है, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट कैसे पुट किया मैं, इंफिनिटी डालूंगा तो क्या होगा, e टू द माइनस इंफिनिटी, ये वाला 0 हो जाएगा, सो इस 0 में ft मल्टीप्लाई होगा तो होल वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे माइनस था तो अगर लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस एंड ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गया, जब ये 0 डालेंगे तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा एंड f के 0 डाल दिया है, s नीचे था इसलिए s नीचे रहेगा। अगर हम क्या करें, s दोनों से कॉमन ले ले, यहाँ से और यहाँ से, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये वाला आकर इधर मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया है s, जो इसको मैं इधर ले लिया, ठीक है, ये उसको उधर ले लिया, मतलब ये क्या केवल इंटरचेंज कर दिया हूँ, ये वाला इधर ले लिया, ठीक है, और ये इसको इधर भेज दिया, केवल इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्यों, ये जो इधर प्लस में था अब ये इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव आएगा, सो ये नेगेटिव इधर आ गया है, तो इसको मैंने इधर लिखा हूँ इसलिए ये नेगेटिव ऑफ f0 आया। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि f0 है क्या, f0 ऐसा कुछ है नहीं, बस क्या है कि अगर t इक्वल टू 0 पे फंक्शन का कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो उसे हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस ये समझ लो कि इसको हम लोग इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू, कोई फंक्शन जो हम डेरिवेटिव है उसका अगर t इक्वल टू 0 पे कुछ इनिशियल वैल्यू रहा होगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ft का इनिशियल वैल्यू यहाँ पे माइनस होगा, अगर इनिशियल वैल्यू 0 दिया हुआ है तो ये वाला टर्म सिंपली 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ ये बच जाएगा एक डिफरेंशियल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसे समझने के लिए चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, कि मान लो हमें दिया हुआ है ft इज इक्वल टू t, ft इक्वल टू t दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना f प्राइम t का। तो अभी अभी क्या पढ़ा मैं,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम टी क्या आता था, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम टी है और उसका वैल्यू क्या आया था एस एफ एस। यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन जीरो है, सारा इनिशियल कंडीशन अगर जीरो है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो क्या आएगा वैल्यू एस इंटू एफ एस। अब हमको पता है कि एफ एस निकाले थे, टी का एफ टी इक्वल टू टी था, तो उसका एफ एस का वैल्यू क्या आ रहा था, यहां से देखो एफ टी इक्वल टू टी था तो ये रहा, ये एफ टी इक्वल टू टी था, तो उसका वैल्यू क्या रहा था एफ एस का 1/s², ठीक है, 1/s²। मैं वहां पे फिर से वो वैल्यू डाल रहा हूं 1/s² इक्वल टू क्या होगा s इंटू 1/s²। अब क्या होगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/s। इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, अगर एफ टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करें, क्या आएगा एफ टी इज इक्वल टू टी है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ टी इक्वल टू एफ प्राइम टी क्या होगा, इसका टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा 1, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या आ रहा था 1/s। तो ये प्रूफ हो गया कि कैसे एफ प्राइम टी का जो रिलेशन आया है वो हमारा सही है, ठीक है, एफ प्राइम टी जो होगा एस एफ एस होता है, इससे हम लोग प्रूफ भी हो गया, ठीक है, जिसकी इसका डिफरेंशिएट करके आप देख लो एफ प्राइम टी जो वैल्यू आएगा 1 होगा, और 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, 1 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या आ रहा था 1/s, और इस केस से अगर फॉर्मूला से हम लोग यूज करें ये वाला फॉर्मूला रखे तो भी हम लोग क्या आ रहा था 1/s, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हमको पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अभी तक डिफरेंशियल पढ़ रहे थे, अगर मान लो इंटीग्रल है तो क्या करेंगे, तो इंटीग्रल के लिए जो हमारा फॉर्मूला आता है वो निकालते कैसे हैं, चलो मान लो यहाँ पे हमको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू डी टी, जो कि इंटीग्रल इसका हमको निकालना है। तो जहाँ पे एफ टी था वहां पे भी मैंने एज इट इज जो वैल्यू यहाँ पे है वो यहाँ पे रख दिया, हमेशा तो एक ही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे रखा। अब देखो इसको मान लेता हूं मैं u और इसको मानता हूं v, n फिर से बाई पार्ट लगा रहा हूं, बाई पार्ट, बाई पार्ट, तो क्या आएगा एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होता है बाई पार्ट से u इंटीग्रेशन ऑफ v, तो u एज इट इज हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं -1/s e टू माइनस ऑफ st, फिर से लिमिट का वही पुट करेंगे 0 टू इंफिनिटी एंड माइनस ऑफ होल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। अब u का क्या होगा, सॉरी u यहाँ पे ये है एफ टी डी टी, तो u का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, एक बार जब इंटीग्रल फॉर्म में है इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से वापस से एफ टी हो जाएगा, सो ये बच गया एफ टी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरचेंज करके लिखा हुआ है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ आ गया एफ टी, यू हो गया मेरा डिफरेंशिएट होकर ये, क्योंकि यहाँ ये जो था एफ टी एंड डी टी, ये एफ टी डी टी का जो इंटीग्रेशन हुआ है, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे डी अपॉन डी टी, तो ये जो आता है इसका वैल्यू क्या होगा एफ टी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ टी एंड वापस से b का इंटीग्रेशन होगा, सो b का इंटीग्रेशन ये रहा, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, जैसे कि e टू बाई इंफिनिटी डालेंगे क्या होगा, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, e टू बाई माइनस इंफिनिटी व्हाट 0 हो जाएगा, लेकिन अगर e टू बाई 0 डालेंगे तो क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो ठीक है यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये माइनस के साथ 0, तो माइनस को फर्क नहीं पड़ता,
प्लस ये वाला वैल्यू है, ये प्लस है, ठीक है। एंड जब जीरो डालेंगे तो ये वाला तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, लेकिन हमारा ये जीरो नहीं होगा, सो इसका इंटीग्रेशन हमको लेना पड़ेगा। सो हम लोग इसको एज इट इज लिखते हैं, टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वन अपन एस, ये वाला वन अपन एस है, और इसका इंटीग्रेशन पहले करना पड़ेगा और फिर टी का वैल्यू हमको डालना पड़ेगा, टी इक्वल टू जीरो, और जो वैल्यू आएगा वो होगा। फिर बोलेंगे कि ये वाला क्यों हमने लिया, फिर से वही है, इनिशियल वैल्यू अगर कुछ होगा तो उसको हम लोग कंसीडर करना पड़ता है, अगर टी का कोई इनिशियल वैल्यू है तो उसको कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसका जो मेन था, ये जो इनिशियल वैल्यू अगर जीरो है सब कुछ, तो ये वाला टर्म जो है इतना सारा ये सब जीरो हो जाता है, हमारा जो बचता है मेन ये बचता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि सब इनिशियल वैल्यू सब कुछ जीरो है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी इक्वल टू क्या होगा, एफ एस अपॉन एस हो जाएगा, एफ एस अपॉन एस हो जाएगा, ये वाला ऐसे ही था, ठीक है। चलो इसको प्रूव करने के लिए या इसको समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अभी तभी क्या उसमें से ये करता हूँ। मान लो हम लोग को निकालना है, एफ टी दिया हुआ है, एफ टी इक्वल टू 1 है, और हमको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी dt, इसका लाप्लास निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, एफ टी इक्वल टू 1 है तो एफ एस इक्वल टू क्या होगा, 1 का, अभी पढ़े हैं, 1 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, 1/s, ठीक है। तो एफ एस इक्वल टू 1 हो गया, और ये वाला वैल्यू यहाँ पर डालना है, तो एफ एस को वैल्यू डालेंगे 1/s, और पहले से भी s था, ये 1 है तो कंफ्यूज मत होना, ये 1 है, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा 1/s स्क्वायर। अब हम कैसे पता करें सही है या गलत, तो आपको एक बार इंटीग्रेट कर लो फिर इसको, अगर एफ टी को इंटीग्रेशन करोगे, मतलब 1 का इंटीग्रेट करोगे, तो अगर टी के रेस्पेक्ट में ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी क्या आ जाएगा, टी आएगा। और अभी अभी तो निकाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इक्वल टू क्या हो रहा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या होता था, रैंप फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s स्क्वायर। तो प्रूव हो गया, ये वाला भी समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका सलूशन आपको दूंगा, ठीक है। चलिए कुछ और पढ़ लेते हैं इसमें। अगर मान लो हम लोग को दो फंक्शन मल्टीप्लाई दे दिया है कि e टू द पावर माइनस ऑफ एटी साइन ओमेगा टी का निकालना है, या e टू पावर ऑफ माइनस ऑफ एटी कॉस ओमेगा टी का लाप्लास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। फिर से एक कंसीडर करते हैं एक दूसरा फंक्शन e टू पावर माइनस ऑफ एटी e टू द पावर j ओमेगा टी। आपको पता है कि ये वाला जो वैल्यू जो होता है e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा टी क्या होगा, cos ओमेगा टी माइनस j ओमेगा टी। पिछले बार जब मैं ये वैल्यू लिया था तो यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, तो इस बार जानबूझ के मैं नेगेटिव ले रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस लिया हूँ, यहाँ माइनस लिया हूँ, तो यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ एज इट इज e टू पावर माइनस 80 था वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो क्या लिखता हूँ मैं, लाप्लास ऑफ ये इक्वल टू लाप्लास ऑफ ये। अब ये देखो ये वाला था, क्योंकि यहाँ पे जो e दोनों सेम है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जो पावर होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ भी पावर ऐड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 0 टू इंफिनिटी। फिर से मैं क्या लगा रहा हूँ, वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। अब यहाँ पे मैंने एफ टी समझ लो कि ये है, तो वो वाला वैल्यू ही मैं यहाँ लिख दिया, ये वाला। एंड फिर से जैसे ये तो सब में आता है e टू माइनस एस टी डी टी। अब क्या होगा, अब ये दोनों फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो क्या हुआ है, ये वाला ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ भी ई है और यहाँ भी है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला पावर ऐड हो गया। ये जे ओमेगा लिखा हुआ है, जे ओमेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट है और ये लिखा हुआ है जे, सॉरी मैं इसको चेंज करता हूँ, ये है आपका जे ये जे है, जे एंड ओमेगा, ठीक है, जे ओमेगा। अब क्या हुआ, मैं इसको क्या, जे ओमेगा को ना, ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स को मैं अलग कर दिया, ये ए को इसके साथ रख लिया, एस प्लस ए हो गया एंड ये जे ओमेगा यहाँ हो गया, बाकी सब तो एज जा रहा है। अब देखो ये, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो फिर से वही करना है, टी यहाँ पे है तो जो यहाँ पे आया वो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में चला जाए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लो, यहाँ पे माइनस लिख लो, बात बराबर है। और बाकी तो ये सब कुछ सेम ही रहेगा, तो ये कुछ सब कुछ सेम है। फिर से लिमिट पुट करना है 0 से इन्फिनिटी, जब हम इन्फिनिटी डालेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये टोटल ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ई टू माइनस इन्फिनिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। सो यहाँ पे एक तो वैल्यू 0 आएगा एंड ये माइनस है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे जब 0 डालेंगे तो ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू 1 हो गया एंड दूसरा जो डिनोमिनेटर में था, सॉरी डिनोमिनेटर में, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा ताकि हमको फिर से a प्लस प्लस या माइनस कोई मतलब नहीं होता, a प्लस आई बी या जे बी बोलो, इसके फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स जैसे लिखते हैं उस फॉर्म में हमारा ये आ जाए, ताकि हम इन दोनों तरफ इक्वेट कर पाए, ठीक है, दोनों तरफ इक्वेट कर लें, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया l को, ठीक है। तो अब इसको रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो माइनस किया। अब ये देखो a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, सो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो माइनस यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, क्योंकि ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एस प्लस ए, ये आएगा एस प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक जे है तो उसका भी तो स्क्वायर होगा, एस प्लस ए, अगर मैं इसको क्या करूँ, होल स्क्वायर को अलग अलग कर देता हूँ तो ये जे स्क्वायर हो जाएगा एंड ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एंड जे स्क्वायर क्या होता है, जे स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। सो यहाँ पे -1 जब डालोगे तो क्या ये प्लस हो जाएगा, सो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको अलग अलग मैं कर लिया हूँ तो ये वाला जो टर्म था रियल रियल हो गया, इमेजिनरी वाला टर्म इमेजिनरी कर लिया। तो अब ये देखो, ये रियल है यहाँ पे और ये इमेजिनरी है, बीच में माइनस है, यहाँ भी बीच में माइनस है, ठीक है। तो रियल रियल के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट जो होगा e टू माइनस ऑफ 80, सॉरी e टू माइनस ऑफ 80 cos ओमेगा t का जो वैल्यू होगा s प्लस a अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, यहाँ से ये आ गया। और इमेजिनरी पार्ट जब इक्वल करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्योंकि यहाँ देखो माइनस था, ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे माइनस था तो मैंने कंसीडर नहीं किया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तभी मैं इसको इक्वल किया। अगर यहाँ प्लस में आता तो फिर मैं माइनस कर रहा, यहाँ पे इधर माइनस ले जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ माइनस है इसलिए मैं डायरेक्टली इक्वल कर रहा। तो e टू माइनस ऑफ 80 sin ओमेगा t का जो वैल्यू होगा ओमेगा अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब sin ओमेगा था या cos ओमेगा था, सीधे cos ओमेगा जब था, cos ओमेगा t था, तो क्या आ रहा था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा टी जो आ रहा था क्या था, एस अपॉन एस प्लस सॉरी cos ओमेगा टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। बट e टू पावर माइनस ऑफ ए टी का मल्टीप्लाई होने से हुआ क्या है, जहां पे यहाँ अगर ये माइनस हुआ है तो जहां s था वहां क्या हुआ, s प्लस a हो गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, जब कोई साइन cos ओमेगा या साइन ओमेगा है तो इसमें अगर e टू पावर माइनस ए टी का मल्टीप्लाई हुआ है तो केवल s जहां पे है वहां पे, अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस हो जाएगा। तो आप बताओ अगर यहाँ पे ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे जो था a, यहाँ पे अगर इसका हम निकाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर bt cos ओमेगा t bt cos ओमेगा t, अगर इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले तो क्या होगा, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ रहा, तो यहाँ पे लेकिन प्लस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो s माइनस v अपॉन s माइनस v का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी ऐसे होता, यहाँ पे अगर b होता तो क्या होता, यहाँ पे माइनस ए की जगह b होता तो यहाँ पे माइनस b हो जाता, एंड ऊपर में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि ऊपर s नहीं है तो ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक और जो याद रखने के लिए है फॉर्मूला है वो है क्या है, अगर कोई भी t टू पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा n फैक्टोरियल अपन s टू द पावर n प्लस 1 होगा। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, अगर t n का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हो गया, n 0 हो जाएगा तो 1 का क्या आ रहा था, क्योंकि यहाँ n 0 है तो ऊपर क्या होगा 0 का फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 0 प्लस 1 क्या आएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 अपॉन s, तो पता चला 1 का क्या आ रहा था 1 अपॉन s। और हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको पूछा गया है, मान लो एग्जाम में कि पूछा गया है कि आप निकालो यूनिट स्टेप का फंक्शन या टी का निकालो कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, वो हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है वो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकली पूछा गया है तो आप उसको जैसे मैं ऊपर बताया हूँ वैसे सॉल्व करके ही दिखाना है। ठीक है, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर t का निकालना है, मान लो टी स्क्वायर का निकालना है तो क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर का, तो क्योंकि n जो यहाँ पर 2 हो गया तो 2 का ऊपर क्या होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 2 प्लस 1, कितना हो गया, ये जो होगा वो क्या होगा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, 2 अपन s का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो कि t में कोई a मल्टीप्लाई है, अभी भी बताया जहाँ पे e टू द पावर कुछ मल्टीप्लाई होगा उसके लिए क्या करना है, s के जब ये अगर माइनस के साथ है तो s के साथ वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर t टू पावर n में e टू पावर माइनस ऑफ एटी से मल्टीप्लाई है तो हमको सिंपली करना क्या है, जहाँ पे s आता था जैसे कि मान लो t टू पावर n था, t टू पावर n का क्या आता था n फैक्टोरियल अपन n s टू द पावर n प्लस 1, सो यहाँ पे s के जगह पे अगर ये माइनस a है तो प्लस a रखना है, s प्लस a, और बाकी सब एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पे मान लो e टू द पावर ये जो था e टू द पावर कुछ ct होता तो ct t टू द पावर n, अगर ऐसा होता तो क्या होगा, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा n फैक्टोरियल अभी भी रहेगा, ये 1n है कंफ्यूज मत होना, n फैक्टोरियल अभी भी रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा s माइनस c टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक और मान लो बताता हूँ, कुछ ऐसा रहा, निकाल के दिखाओ e टू द पावर 3t इंटू टी स्क्वायर,
सो इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको लेना होगा तो क्या होगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्या होगा e टू पावर t, सबसे पहले t स्क्वायर का क्या होगा, अभी अभी निकाला है 2 अपॉन s का क्यूब। सो s का क्यूब करना है, s का क्यूब, लेकिन यहाँ पे e टू पावर a, यहाँ पे कुछ c मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के साथ है तो माइनस के साथ आएगा, सो s माइनस 3 लिख दिया और उसका क्यूब कर देना, क्यू आना है तो क्यू लिख दिया, बात खत्म, हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए और अगर डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे जो भी लाइन लेक्चर बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।